सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। चलिए सर, अभी बात करते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत शानदार तरह से मैं पढ़ाऊंगा। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब थोड़ा लास्ट की तरफ हम जाते हैं सब्जेक्ट में तो लोग ऐसे ही इसको आगे लेके निकल जाते हैं, बट मैंने इस पर बहुत काम किया है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग लेवल पे पढ़ा है। तो मैंने कोशिश की है यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन जनरल, अगर आप एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग भी चाहते हैं तो भी बहुत शानदार तरीके से पूरी बात आपको समझ आए, है ना। और अगर ज़बरदस्त तरह से समझना है तो 2 बार देखना, वो तो आप जानते हैं। तो आई गो वन बाय वन। बात शुरू करता हूँ इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम से। सो इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम आर द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम इंस्पायर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स। तो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम है ना, ये एक सबसेट है ऑफ अ पेरेंट प्रिंसिपल नोन एज इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम। सो ये मेन ब्रांच है जिसका एक सबसेट है हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम। 2-3 बातें नोटिस करने वाली है। पहली बात, ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है कि आंसर क्या है, आंसर निकालना है, यस और नो में आंसर करना है, नहीं। देर आर मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल। आपको पता लगाना है ऑप्टिमल क्या होगा। और ऑप्टिमल के मायने क्या है, या तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स, अगर खर्चा हो रहा है तो कम से कम मिनिमम करना है और प्रॉफिट होना है तो मैक्सिमम करना है ना। तो यहाँ पर यूज करते हैं आइडिया, क्या यूज करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स। तो कायदे से दिस टॉपिक इज अ फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स और डार्विन की जो थ्योरी है वो यहाँ कैसे काम आती है, देखते हैं। दे आर यूज टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या देर आर सर्टन क्लास ऑफ प्रॉब्लम जो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे एनपी हार्ड प्रॉब्लम या एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, है ना। अब उस केसेस में कभी कभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं होता कि हम एग्जैक्ट परफेक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालें। क्यों, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन हर पॉसिबल केस में एकदम ऑप्टिमल, एकदम परफेक्ट तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल टाइम में आप आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट मी से गूगल मैप के अंदर लोकेशन ए से लोकेशन बी तक जाने का मेरे को रास्ता ढूंढना है और वो सर्च करने में आपने 2 महीने लगा दिए, देन डज दैट मेक सेंस? यार जाना तो मेरे को अभी था, हो सकता है परफेक्ट ना बता दे, सेकंड थर्ड परफेक्ट बता देते, बट 1 मिनट के अंदर 10 सेकंड के अंदर बता सकते हो कि नहीं, ये क्वेश्चन है ना। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे हम बात करते हैं। 2 चीजें देखिए यहाँ पर सब हेडिंग में इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप हो सकता है, एक है जेनेटिक एल्गोरिथम, एक है जेनेटिक प्रोग्रामिंग। तो दोनों के बारे में बात करूंगा। यूजिंग बाइनरी स्ट्रिंग टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन, जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, इसका हम आगे एग्जांपल देखेंगे। तो जिस तरह हमारे डीएनए के अंदर ना प्रोटीन कोड्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन है वो 0101 की फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं आगे देखेंगे। और जेनेटिक प्रोग्रामिंग भी एक तरीका है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं यूजिंग द आइडिया ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। ये सब कैसे होगा, धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको सारी बातें थोड़ी अलग अलग नजर आए, बट धीरे धीरे विद टाइम मैं कोशिश करूंगा ये एक सिंगल माला में इन सबको पिरो दे। ओके, अब बात करता हूँ डायरेक्ट जेनेटिक एल्गोरिथम। सो जैसे मैंने बोला, दे आर द सबसेट ऑफ इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स दैट मॉडल बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन टू ऑप्टिमाइज हाईली कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट आर डिफिकल्ट टू मॉडल मैथमेटिकली, फॉर एग्जाम्पल लाइक एनपी हार्ड प्रॉब्लम। तो दोबारा याद दिला रहा हूँ, वो प्रॉब्लम जिनको एल्गोरिथमिकली डिटर्मिनिस्टिकली परफेक्ट सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल, और मुश्किल से मतलब बहुत टाइम टेकिंग है, वहां पे हम खासकर यूज करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स का, विच आर कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव टू सॉल्व और इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो अगेन जो बहुत टफ होते हैं या जिसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, वहां पे आप इसे यूज कर सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा फ्लो चार्ट है जेनेटिक एल्गोरिथम्स का, क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं, फिर इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। तो देखिए गेम शुरू कैसे होता है। इसको ऐसे मैं साथ साथ बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस दोनों एग्जांपल यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लेते चलूंगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आप बिगिन करते हैं इनिशियल पॉपुलेशन, जनरेट इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ रैंडम क्रोमोसोम्स। तो अब आप ऐसे समझो कि एक 2 पेरेंट्स हैं, है ना, मेल है फीमेल है, जब दोनों व्हेन दे मेट दे प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग, है ना। अब क्या दुनिया में एक ही मेल है? जी नहीं। क्या दुनिया में एक ही फीमेल है? नहीं। तो देयर इज अ रैंडम कलेक्शन, है ना, बहुत बड़ा कलेक्शन हमारे पास है, बट देन उसके अंदर से हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन करना है। अब
हर वेदर वो मेल है या फीमेल है वो सेलेक्ट करता है काउंटर अपने पार्टनर के लिए, और वो क्या कैसे सेलेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली जैसे हम तौर पे हम बोलते हैं हमें अच्छा लगे, हमारे लिए कंपैटिबल होना चाहिए। तो हर किसी के आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें बेस्ट पार्टनर मिले, है ना। अब वो बेस्ट की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो अगर यहाँ पर आप समझे इनिशियल पॉपुलेशन, मान लीजिए दुनिया के अंदर कितने 500 600 करोड़ 700 करोड़ पर्सन्स हैं। अब आप क्या कैलकुलेट करते हैं, आप एक फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये तो पढ़ाई की टर्म्स में कह रहे हैं, रियल लाइफ में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। वेदर वो मेरी कंट्री का है कि नहीं, है ना, दिखने में कैसा लगता है, मेंटली कितना अच्छा है, फिजिकली कितना स्ट्रांग है, कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, फाइनेंशियली सेफ है कि नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी तो मैं रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद फिर आप करते हैं सिलेक्शन। जब सिलेक्शन करते हैं तो फाइनली ये तय हो गया कि देयर इज अ मेल एंड देयर इज अ फीमेल, और वो दोनों आपस में मिलके एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉसओवर करना, और क्रॉसओवर करने के बाद मानते एक नया ऑफस्प्रिंग आ गया, है ना, एक नया बच्चा इस दुनिया में आया। अब मजे की बात क्या है कि उस बच्चे के पास ऑब्वियसली कुछ जीन्स, कुछ फीचर्स अपने पिताजी से आए हैं, है ना, और कुछ अपनी माताजी से आए हैं। बट क्या ये दोनों मिलकर ही परफेक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि वो बच्चा पूरा जीवन कैसा जिएगा? जी नहीं। अब वो बच्चा अपना जीवन कैसे जीता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ऐसे समझो, दो भाई हैं फॉर एग्जांपल, एक हो सकता है कि वो बहुत अनहेल्दी खाता हो बचपन से, और उसके अलग तरह के दोस्त हो, अलग तरह के काम वो करे विच आर नॉट गुड। और दूसरा है जो प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम ये सब कर रहा है, उसका डाइट पे भी ध्यान देता है, पढ़ाई में अच्छा है। तो हो सकता है कि 10-20 साल के बाद आप देख के बता भी ना सके कि ये दोनों भाई है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और मैं फिलोसफिकली नहीं बोल रहा, मैं बायोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ। विद टाइम हम कैसा जीवन जीते हैं, इससे हमारे डीएनए भी चेंज होता है, हमारा डीएनए सेम नहीं रहता, है ना। तो समय के साथ जो वो ऑफस्प्रिंग है उसमें भी कुछ चेंज होगा, म्यूटेशन होगा। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे हम बनाना क्या चाह रहे थे। अब इसको बायोलॉजी के बजाय ले आते हैं कंप्यूटर साइंस पे। हम देख रहे थे कि जो हमारा सॉल्यूशन जो हमें चाहिए था, जो परफेक्ट ऑफस्प्रिंग चाहिए था, वो मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो अब क्या करेंगे, फिर से ये जो अब एक नहीं, इमेजिन करिए बहुत सारे मेल थे, बहुत सारे फीमेल थे, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, उन्होंने अपने अपने तरह से जीवन जिया। अब वो फर्दर आपस में मिलकर और नए ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे। फिर से ये प्रोसेस चलेगी, फिर से ये प्रोसेस चलेगी, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये चलता जाएगा। तो जिसको बोलते हैं डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो भी तो है ना। कितने सारे लोग जो फिजिकली, मेंटली या जिनमें कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, वो समय के साथ एलिमिनेट होते गए, और धीरे धीरे बेटर 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 सॉल्यूशन आते गए, है ना। तो ये चीज़, ये पूरा मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिख के बताई है, ये चीज़ बायोलॉजी में भी होल्ड करती है। अब आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि इस आइडिया को हम कंप्यूटर साइंस में यूज़ कर सकते हैं क्या बेटर सॉल्यूशन के लिए। तो इमेजिन करो, हमने जस्ट कुछ रैंडम सॉल्यूशन जनरेट कर लिए, एनी सेट ऑफ रैंडम सॉल्यूशंस, फिर एक फिटनेस फैक्टर निकाला। जैसे ट्रेवलिंग सेल्समैन के केस में मान लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, है ना। अलग अलग रास्ते थे, सबके देखे किसका डिस्टेंस कितना कम आ रहा है। उसके बाद उसमें से जो फिटनेस लेवल पे जो 2-3 अच्छे सॉल्यूशन हमें मिले, उनको हमने लिया, फिर 2-3 सॉल्यूशन का आपस में मर्ज किया। अब वो कैसे करेंगे इन सब पे डिटेल में हमें जाना है। हमने उनका क्रॉसओवर किया, और फिर कुछ रैंडम चेंजेस भी उनके अंदर किए जो उनके अपने लाइफ स्पैन में होंगे, और फिर देखा क्या पहले से बेटर सॉल्यूशन आया कि नहीं आया। जो भी सॉल्यूशन आया, अगर हम सेटिस्फाइड है तो ठीक है, वरना फिर से हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है और करते जाना है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और ये कहने की, सोचने की बात नहीं, एक्चुअली सॉल्व हो जाता है, एक्चुअली काम करता है। कैसे करता है आगे जाके डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से दे देता हूँ। जेनेटिक एल्गोरिदम, है ना, ये शब्द पहली बार किसने बोला, इस पे ध्यान दीजिए। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर जॉन हॉलैंड इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन 1965, और जो पहला प्रॉपर पेपर आर्टिकल पब्लिश किया गया था वो किया गया था 10 साल के बाद 1975। तो कोई बहुत पुराना आइडिया नहीं है ना। ऑब्वियसली जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है ये बहुत पुराने हैं, बट इसको कंप्यूटर साइंस में यूज़ कर सकते हैं, वो आइडिया नया था। सो जेनेटिक्स, है ना, ये वैसे अगर इंडिया की बात करें तो ऐसा हम मानते हैं, हम तो बहुत पहले से इन सब चीज़ों को जानते हैं। बट ऑफिशियली जो बोलते हैं, जिसको प्रॉपर पब्लिश किया, काम किया जेनेटिक्स पे, वो किया था जॉर्ज जोहान ने। कब किया? इन 1865। तो जेनेटिक्स मतलब
क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेरेंट्स से कुछ क्रोमोसोम आते हैं, मेल से फीमेल से, फिर उनका कुछ रैंडम सैम्पलिंग होता है, फिर ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। ये पूरी कहानी 1865। 1875 चार्ल्स डार्विन, ये तो सब आपने पढ़ा होगा, है ना, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हम देखते हैं समय के साथ, जैसे जिराफ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, मानते हैं कि उसकी गर्दन पहले छोटी थी, तो कुछ वो जिराफ बचे जो जिनकी गर्दन थोड़ी लंबी थी, जो पेड़ की पत्तियां, ऊंचे वाले पेड़ की पत्तियां भी खा पा रहे थे। फिर उनके ऑफस्प्रिंग हुए, उनमें कुछ की गर्दन फाइनली फिर थोड़ी छोटी थी, कुछ की उससे भी ज़्यादा लंबी थी, जिनकी लंबी थी वो सर्वाइव किए, और करते 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 जिराफ की गर्दन इतनी लंबी हो गई। दिस इज़ द आइडिया, है ना, कि समय के साथ जो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करे, चेंज करे, वो स्पीसीज सर्वाइव करती है। तो दोनों की बैकग्राउंड हो गई। अब जेनेटिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेल्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में चीज़ें रिपीट होती चलती, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, इतना तो मेरे ख्याल से 10th क्लास तक सभी ने पढ़ा है। सेल्स होते हैं, बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, है ना, बट एक जनरल स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं सेल्स का। सेल्स के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? क्रोमोसोम्स हम बोलते हैं जीन्स से बने, और जीन्स फर्दर दी आर नथिंग बट द डीएनए स्ट्रक्चर्स। अगर स्पेसिफिक बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी हैव? 46 क्रोमोसोम्स, है ना। आप सभी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, मेरे अंदर भी 46 क्रोमोसोम है अगर आप ह्यूमन हैं तो। और 23 क्रोमोसोम, 23 पेरेंट्स से, मदर से आए हैं, 23 फादर से आए हैं। जैसे फ्रॉक के अंदर 26 होते हैं, एंड मेज के अंदर 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो डीएनए क्या है? दीज आर द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स, और यहाँ पढ़ाई करते हुए हम इसको 0101 के कुछ रैंडम सीक्वेंस मान के चलेंगे। एंड एलआई आर द डिफरेंट, ये टर्म एक इंपॉर्टेंट, आगे इस पर बात करेंगे। एलई क्या होता है? जब जीन समय के साथ चेंज होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलई बोलते हैं। आगे जाके इस पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी बैकग्राउंड हो गई जेनेटिक्स की। और इवोल्यूशन की बात करें, ये मेरे को बहुत अच्छा इमेज लगा कि बंदर से बनते बनते ह्यूमन बने, मशीन हाथ में आई, एंड फाइनली पहले खेती करना शुरू किया, फिर मशीन हाथ में, अब फिर से बंदर बनने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं पूरा दिन। सो हेरिडिटी क्या होती है? ऑफस्प्रिंग इनहेरिट मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो जब दो पेरेंट्स मिलते हैं और एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, तो ऐसा नहीं कि वो रैंडम होता है। ऑब्वियसली वो कुछ हद तक अपनी फादर वाली फैमिली से, कुछ हद तक क्या पूरी हद तक, और बाकी 50% अपनी मदर वाली फैमिली से अपने जो हेरिडिटी है वो लेके आता है। इसमें अच्छी बात भी हो सकती है, इसमें बुरी बात भी हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि एक फैमिली है एंड देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर, और देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ शुगर, और देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। अच्छी बात हो सकती है, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ हैविंग गुड हाइट्स, है ना, लंबे लंबे अच्छे तगड़े तगड़े लोग होते हैं जो लंबी उम्र तक जीते हैं। तो आप भी 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचिएगा कि आपकी पेरेंट्स, फादर साइड में और मदर साइड में कौन कौन से अच्छी चीज़ें हैं और कौन कौन सी बुरी चीज़ें हैं, और जो बुरी चीज़ें उनके लिए आपको तैयार हो जाना है। तो अगर गलती से भी कहीं पे इस तरह की कोई खतरनाक बीमारी है, तो इस बात के ज़्यादा चांस है कि आपको हो सकता है, भले आपका लाइफस्टाइल कैसा भी हो, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है वहाँ पे। ठीक बात है। आमतौर पर हम ये सोचते हैं हेरिडिटी में क्या संपत्ति हमें मिली, बट सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बॉडी है जो ऑलरेडी मिल चुकी है, उसको सही से आगे लेके चलना है। देन डाइवर्सिटी, वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक विद इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये बात इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है कुछ लोग मान लीजिए 5 भाई बहन हैं, तो क्या सारे एक जैसे होंगे? नहीं, डाइवर्सिटी होगी, है ना। कोई ज़्यादा हेल्दी होगा, कोई थोड़ा सा कम हेल्दी होगा, कोई दिमाग से बहुत तेज होगा, कोई दिमाग से इतना तेज नहीं होगा। वेरिएशन मिलेंगी आपको, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। देन सिलेक्शन, आजकल तो आप मान सकते हैं कि एवरीबडी गेट अ चांस टू गेट मैरिड, और आगे जाते हैं। आज से 1000-2000 साल पहले, या आप मान के चलो 10 लाख साल पहले, जब हम जानवर या बंदर हुआ करते थे, क्या हर किसी को चांस मिलता था ऑप्शन पैदा करने का? जी नहीं। आमतौर पे, जैसे ऐसा समझो, आप बड़ा जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ बट आई थिंक रिलेट करेगा। जैसे सड़क पे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, है ना, जो खुले घूमते हैं। अब बच्चे पैदा हुए 7-8 होते हैं, है ना, 7-8 होते हैं, और मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं उनके साथ। बट होता ये है कि कोई 2-4 कार के नीचे आ गए, सड़क पे किसी न्यू एक्सीडेंट हो गया, 2-3-4 वैसे मर जाते हैं। हार्डली 2 या 3 ही सर्वाइव करते हैं, आप कभी भी नोटिस करना, है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेटिकली नेचर, मदर नेचर सिलेक्शन करती है, एवरीबडी डू नॉट गेट अ चांस टू रिप्रोड्यूस, एंड इन अ सेंस इट इज़ बेटर। बेटर क्यों है? क्योंकि
जो सबसे फिट थे वही आगे ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, तो वो और अच्छे होने वाले हैं। अभी क्या दवाइयाँ हैं और मेडिकल प्रोसीजर है, हम किसी को जाने नहीं देते, उन्हें बचा लेते, बट सोचिए वो खुद वीक था, वो फर्दर ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, वो और भी वीक होगा, एंड काइंड ऑफ चीज़ें समय के साथ खराब होंगी। देन रैंकिंग, सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो नेचुरल सिलेक्शन की बात मैंने आपसे कर ली, तो थोड़ा थोड़ा दोनों का बैकग्राउंड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जब CSID की हम बात करेंगे, CSID के अंदर एक पूरा का पूरा 0101 का सीक्वेंस, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। ये काइंड ऑफ एक सॉल्यूशन हमारा है ना। इसका जो एक इंडिविजुअल बिट बोल लूँ 0 या 1 है, उसको हम बोलेंगे जीन, है ना। और उसके अंदर कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, अगर कोई वेरिएशन चेंज हुआ या कोई सिंगल बिट हम लेंगे, उसको हम बोलेंगे एली, जो वेरिएशन हो सकता है। और ये जो पूरा क्रोमोसोम का एक सेट अगर हम लेके चलें, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन, है ना। जब हम यहाँ पे किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस आइडिया को अप्लाई करेंगे। आगे लेके चलता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक और है, कोडिंग, एनकोडिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कोई छोटी से छोटी बात मिस ना हो सकता है आपको लगे यार ये तो सर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया आपने, हमारे कॉलेज में हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है, बट ट्रस्ट मी दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा समय लूंगा नहीं, तो जल्दी जल्दी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। एनकोडिंग क्या होता है? आप अपना जो क्रोमोसोम है, हम इसे क्रोमोसोम ही बोलेंगे पूरे टॉपिक के अंदर, जो भी आपका सॉल्यूशन है, आमतौर पे आप उसे 0101 में लिखोगे। अगर 0101 में लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी एनकोडिंग करना। हाउ डू यू रिप्रेजेंट दैट इन्फॉर्मेशन? तो दैट इज बाइनरी एनकोडिंग करना। बहुत सिंपल बात है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिख के रखे हैं एंड यू कैन रीड देम आउट, बट बहुत बेसिक बात है, सो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ रहा हूँ। एक आइडिया क्या हो सकता है ऑक्टल करने का? अब ऑब्वियसली अगर ये सीक्वेंस बहुत लंबा है 0101, तो ये ट्रबलसम होगा, परेशान करेगा आपको, रीडेबल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है। इट इज़ बेटर टू राइट देम इन ऑक्टल कोड्स। ऑक्टल आप समझते हो 0 से 7 तक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 बिट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं एंड 3 बिट्स को एक साथ लिखते हैं। सो दिस इज लाइक, अगर सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊं, so this is 3 and this is 4 and this is 5 and this is 6 and this is 7. So this is 0 1 2 3 4 5 6 and 7. तो ऑब्वियसली इसके अंदर इंफॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा है। ये भले आपको 1 2 3 4 5 6 7 नज़र आ रहे हो, बट 7 into 3 एक्चुअली 21 सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड 1 है ना। तो ऑक्टल आप कर सकते हैं, जिसकी ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा होगा। और अगले लेवल पे जाएंगे, यू कैन हैव हेक्साडेसिमल, मुझे बताने की जरूरत नहीं, विच इज़ लाइक बेस 16। हालांकि यहाँ पे z मुझे पता नहीं क्यों लिख दिया, इसको 2 मान लेते हैं। यस, तो जहाँ पर हमारे पास 0 से लेके 9 तक, और उसका जैसा ऊपर लिखा है देन 10 के लिए A B C D E N F विच रिप्रेजेंट्स 10 11 12 13 14 एंड 15, ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। एक और बात है, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कोडिंग, जहाँ पर हम सिर्फ बाइनरी, ऑक्टा या फिर ये हेक्साडेसिमल की बात नहीं करते, जहाँ पर हम नंबर्स की बात करते हैं। एंड हियर यू कैन राइट एनी इंटीजर और इवन रियल नंबर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं लिख रहा हूँ 6.1, तो ये भी अलाउड है ना। इसको बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कोडिंग। और एक आखिरी टाइप जिसको हम बोल सकते हैं वैल्यू एंड कोडिंग। व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू एंड कोडिंग? लुक एट दिस। So in value encoding, every chromosome is a string of some values. It can be any values, है ना। वो कैरेक्टर हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी वैरायटी, ये सारी एनकोडिंग स्कीम स्टार्टिंग में बताना ज़रूरी इसलिए हम चाहते हैं कि एल्गोरिदम वर्सेटाइल हो। हमें नहीं पता किसी सब्जेक्ट का, किसी प्रॉब्लम का नेचर क्या है, वहाँ पे क्या काम आएगा, 01 काम आएगा, रियल नंबर, फ्लोटिंग नंबर काम आएंगे, या ये वैल्यू इंक्लूडिंग काम आएगी। तो जो आपके काम का वो आप इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एनकोडिंग हमें समझ आ गई कैसे हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट जेनेटिक ऑपरेटर, तो पूरी कहानी में आपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, ऐसा 2 कर रहा हूं मैं, 3 देखे थे। पहला सिलेक्शन, याद करो सिलेक्शन क्या था, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशन है, बहुत सारे क्रोमोसोम हैं, उसमें से आपके पेरेंट कौन बनेंगे, कौन से 2 क्रोमोसोम यूज करके मैं तीसरे सॉल्यूशन पे जाऊंगा, सिलेक्शन करना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देन क्रॉसओवर, जब पेरेंट्स आपने लिए, मदर ली, फादर ली एक पुरानी स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि एक कोई लेडी थी, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, और उसने देखा कि कोई मैथमेटिशियन था, वी वाज लाइक वेरी स्मार्ट, वेरी टैलेंटेड। तो उसने बोला कि यार अपन शादी कर लेते हैं, और सोचो हमारे बच्चे कितने अच्छे होंगे, वो फिजिकल अपीयरेंस दिखने में वो मुझसे चीज़ें ले लेंगे और दिमाग वो तुमसे ले लेंगे, तो एक काइंड ऑफ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग पैदा होगा। बट मैथमेटिशियन दिमागदार था, उसने कहा अगर उल्टा हो गया तो
दिमाग अगर तुमसे लिया और शक्ल अगर मुझसे ले ली तो फिर तो बस मामला गड़बड़ हो गया। सो रैंडमनेस हो सकती है। यस, तो क्रॉसओवर में हम ये सीखते हैं कि कैसे कुछ पार्ट मेल पेरेंट से, कुछ पार्ट फीमेल पेरेंट से कैसे लिया जाएगा। और ये क्रॉसओवर ये जो पूरा खेल डिसाइड करता है ना, बाय नेचर इट्स रैंडमनेस, कि कुछ भी किधर से भी आ सकता है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज म्यूटेशन। तो जो मैंने बताया म्यूटेशन क्या है कि एक सॉल्यूशन, एक ऑफस्प्रिंग आ गया, बट समय के साथ उसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो अपना जीवन कैसे जीता है इस बेस पे, दैट इज म्यूटेशन। तो तीनों के अलग अलग टाइप्स हैं इंटरनली, और तीनों पे डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्जाम में इन तीनों में से किसी पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आई गो वन बाय वन। तो पहले बात करता हूँ सिलेक्शन की, एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग लिखना जरूरी है, एग्जाम में आप ये लिख के आने वाले है ना। एम्फेसिस इज गुड सॉल्यूशन एंड एलिमिनेट बेड सॉल्यूशन इन पॉपुलेशन व्हाइल कीपिंग द पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट। पूरी पॉपुलेशन को मैं खराब नहीं करना, लेकिन कोशिश करनी है कि क्रॉसओवर के लिए कौन से सॉल्यूशंस, कौन से ह्यूमन बीइंग पिक किए जाएं जो गुड सॉल्यूशन है, और किनको एलिमिनेट कर दिया जाए जो बैड सॉल्यूशंस है। मेथड क्या यूज करेंगे आगे बात करूंगा। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, फिटनेस होगा, टूर्नामेंट होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड गोल्स क्या है, गोल वही है कि जो बेस्ट सॉल्यूशन हो, जो फिटेस्ट सॉल्यूशन हो, उसको आगे रखा जाए ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करके, अच्छे से रिप्रोड्यूस करके और अच्छे सॉल्यूशन जनरेट करे। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मेथड्स हैं सिलेक्शन के, फिटनेस है, टूर्नामेंट्स है, रैंक सिलेक्शन है, रैंडमनेस है। मैं एक दो एग्जांपल रियल लाइफ में बता देता हूँ, बाकी कंप्यूटर में भी उसी तरह से हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए नाम से समझ आ रहा है टूर्नामेंट है। अब देयर आर मल्टीपल क्रिकेट टीम्स, अभी आईपीएल चल रहा है, कौन सी टीम सच में बेस्ट है ये कैसे सेलेक्ट करोगे आप। तो एक टूर्नामेंट करा दिया, हर कोई हर किसी से मैच कर रहा है, अलग अलग तरह के कंपटीशन हो रहे हैं, और 2 महीने के बाद पता लगेगा कि यार फिलहाल ये टीम बेस्ट है। इजंट इट? रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। अब आप मेरे को बताओ, अगर फॉर एग्जांपल लेट मी से पुलिस में या आर्मी में कहीं पर भी हमको कुछ लोग चाहिए, वी वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, कैसे करेंगे? तो हम पहले रिटन टेस्ट लेते कि मेंटली फिट होना चाहिए बंदा, देन फिजिकल टेस्ट होता है, रेस लगा रहे हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्या है ये सब टूर्नामेंट सिलेक्शन ही तो है। तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे हम उसको जज करते हैं और फिर देखते हैं इस टूर्नामेंट में बेस्ट कौन आया। रैंक सिलेक्शन, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, गेट की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, अलग अलग है। तो उसके बाद रैंक की बेस पर सिलेक्शन हो जाता है कि यार जिसकी रैंक अच्छी है इनको फर्दर पिक कर लेते हैं, दे विल डू गुड इन फ्यूचर, है ना, वो चीज़ है। रैंडम सिलेक्शन भी हो सकता है। जैसे मैं बताता हूँ कि लाइक इन द स्टार्टिंग मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है, तो कहीं कहीं होता है ना टोकन सिस्टम होता है, रैंडम पर्ची निकलेगी, तो वहाँ पे नोबडी नोज किसका निकलने वाला। तो फर्स्ट क्लास में जब एडमिशन होता है, मान लीजिए सीट है 35 और 200 एप्लीकेशंस आ गए, सो दे पुट देम इन द बॉक्स। आई थिंक दिल्ली में भी ऐसे होता है, और रैंडम पर्ची निकालते हैं, जिसकी पर्ची आ गई उसको सिलेक्शन हो गया, वरना नहीं। अभी 1 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे का क्या रिटन एग्जाम आप लोगे, उसको तो सिखाना है अपने को, तो उसका एग्जाम नहीं ले सकते। दिस काइंड ऑफ रैंडमनेस। और एक जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे इसको बोलते हैं फिटनेस प्रपोर्शनेट सिलेक्शन। अभी फिटनेस प्रपोर्शनेट सिलेक्शन क्या है, इस पे भी डिटेल में बात करते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको डिटेल में जाके समझेंगे। एवरी इंडिविजुअल कैन बिकम ए पेरेंट विद अ प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू इट फिटनेस। अभी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो नेचर में ना हर चीज़ है, बट रैंडमनेस भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, किस्मत भी है। इस बात का मतलब क्या है, अब मान लीजिए एक शेर था, है ना, और पूरे क्लेन में अपना पूरा जो उसका झुंड था उसमें सबसे ताकतवर शेर था, यही तय था कि भाई यही रिप्रोड्यूस करेगा आगे। बट उसकी दूसरे शेर से लड़ाई हुई, उसने दूसरे शेर को मार गिराया, बहुत बहादुर था, है ना, जिसने हमला किया था, लेकिन लड़ाई में घायल हुआ और 10-5 दिन के बाद वो शेर भी मर गया। अब वो वैसे स्ट्रांग था, उसी का हक था रिप्रोड्यूस करने का, और वो मर गया, और क्योंकि वो मर गया तो जो सेकंड नंबर का शेर था उसको मौका मिला। तो हम ऐसा कभी बोल नहीं सकते कि जो सच में सबसे स्ट्रांग होगा हमेशा वही काम करेगा, बिकॉज रैंडमनेस भी हो सकती है। तो उसको भी हम यहाँ पे कंक्लूड करके चलते हैं। सो फिटर इंडिविजुअल हैव अ हायर चांसेस ऑफ मीटिंग, ये हम जरूर मानते हैं कि हायर चांस है मीट करने का। अब इसमें यार एग्जाम्पल तो कितने भी हो सकते हैं, अभी आप छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एंड प्रोपोगेटिंग देयर फीचर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसके चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे होता है ना, अब कॉलेज के अंदर आप आई थिंक इस बात को सोच सकते हैं, आपको सामने वाला कोई पसंद आ रहा है, पसंद आ रही है ना, बट आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही बात करने की, और कोई और जो आपकी नज़रों में आपसे बेहद गया गुजरा है हर पॉसिबल पैरामीटर में, और वो जाके बात कि उसका मामला सेट हो गया। तो रैंडमनेस भी तो है, आप काबिल थे,
आप बेटर थे बट जब आपने अप्रोच ही नहीं किया तो नहीं आपको चांस मिला, वो वाली चीज़ है। तो इस पर भी ध्यान रखना है, रैंडमनेस होती है, ठीक है। और ये उल्टे उल्टे तौर पे भी ट्रू है मोटिवेशन वाइज, कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला एक बेटर कॉम्पिटिटर है आपसे, फिर भी कोशिश करना मत छोड़िए, बिकॉज देयर इज अ रैंडमनेस टू इट। कुछ भी रैंडमनेस हो सकती है, मे बी यू गेट अ चांस, हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक। तो एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम करते क्या है, रोलेट व्हील सिलेक्शन एक मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ, लुक एट दिस। तो प्रोसेस मैंने पूरी लिखी हुई है, आइडिया देखिए। हमारे पास एक सेट ऑफ पॉपुलेशन है ABCDEF, इन सबको आप अलग अलग ह्यूमन बीइंग या क्रोमोसोम कह के चलिए, और हर एक की एक फिटनेस वैल्यू है ना। अब इस फिटनेस वैल्यू को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार सबसे ज्यादा फिटनेस तो 8.2 लेवल, अब ये जैसे भी इसने कैलकुलेट किया उसकी कहानी, बट इसकी फिटनेस बहुत शानदार है। तो यही चांस इसी का 100% चांस है कि ये रिप्रोड्यूस करेगा। बट आप देख रहे हैं B भी है, C भी है, इवन F इज ऑल्सो देयर जिसका फिटनेस सिर्फ 0.3 है। बट हम क्या करते हैं, आप इसको इमेजिन करिए ऐसा रैंडमनेस को समझने के लिए, जितना जिसका हिस्सा है उसको, इसको रोलेट व्हील बोलते हैं, इस पे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। और कितना परसेंटेज निकालना है तो अगेन इन सबको सम करिए, एंड लेट मी से A को कितना हिस्सा मिलेगा, 8.2 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। जितना हिस्सा मिला, या यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 360 कर लीजिए अगर डिग्री में देखना है तो, उतना हिस्से पे हम A बना देंगे। ऐसे ही B बनेगा, C बनेगा, लाइक दिस। और देखो F को बहुत छोटा सा हिस्सा मिला, एंड देन यू डू व्हाट, आप इसे रोटेट कर दीजिए। होता है ना लॉटरी वगैरह कहीं कहीं होता है कॉम्पिटिशन, इसे घुमा दीजिए, पहिया घूम रहा जुए की तरह, किसी को नहीं पता कहाँ रुकेगा। दो, क्योंकि A के पास एक बड़ा हिस्सा है, इधर रुक के इस बात के चांस ज्यादा है। बट इमेजिन करिए यहाँ पर ये D पे रुक गया, है ना। अब आप देखेंगे D कितना था, D था सिर्फ 1.2, बट ये मदर नेचर है, फिलहाल इसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी फिटनेस अच्छी थी, बट बाय चांस वो चूज नहीं हुआ और ये वाला चूज हो गया, है ना। सो दैट इज हाउ दिस रोलेट व्हील मेक्स सेंस। तो दोनों चीजों को ना, इसका एडवांटेज क्या, दोनों चीजों को वैल्यू कर रहा है। ये इस बात को भी वैल्यू कर रहा है कि चांसेस तो आपके ही ज्यादा है क्योंकि आप ज्यादा फिट हो, लेकिन ये रैंडमनेस को भी वैल्यू कर रहा है। तो थोड़ी किस्मत और थोड़ी आपकी मेहनत और रियल लाइफ भी मुझे लगता है हम ऐसे ही जी रहे होते हैं। तो ये कहानी है पूरे रोलेट व्हील की। यस, इसको अगर ये तब आइडिया हो गया सर अभी इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो यहाँ देखिए हमारे पास कुछ क्रोमोसोम है और हर एक की फिटनेस वैल्यू है, ये हमने फिटनेस वैल्यू बना ली, है ना। अब क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी कैसे, सो 29, इस सबको सम करेंगे टोटल, सो 29 डिवाइड बाय 95 विल बी दिस, 18 डिवाइड बाय 95 विल बी दिस। ऐसे हर किसी का हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब आप क्या करें, इनकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। वो क्या है, पहला नंबर एज इट इज, जब दूसरा निकालेंगे तो दोनों का सम करिए, सो दिस विल बी दिस। फिर तीसरा निकालेंगे तो इसमें थर्ड वैल्यू को सम करिए, ये मिलेगा। फिर इसमें फोर्थ को सम करिए, ये मिलेगा। और इसमें लास्ट को जब सम करेंगे ऑब्वियसली यू मस्ट गेट परफेक्ट वन, पूरा वन मिलना चाहिए। अब ये सब आपको मिल गया, एंड नाउ वी डू वन थिंग, हम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करते हैं 0 से 1 के बीच में। ध्यान से देखिएगा, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेंगे 0 से 1 में, और मान लेते हैं क्या रैंडम नंबर आया, क्या रैंडम नंबर, हमारा नंबर आया लेट मी से 8.86। अब आप देखिए किस रेंज में वो आ रहा है, 0.86 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जिस भी रेंज में आ रहा है उसको जो अपर बाउंड है उसको मौका मिलेगा, तो मौका मिल जाएगा इस वाले को यानी कि क्रोमोसोम नंबर 5 को। ध्यान रखिएगा, लोअर बाउंड अपर बाउंड जिस भी रेंज में आएगा हमेशा अपर बाउंड को मौका मिलेगा। दिस इज द आइडिया, है ना। तो ऐसा करके ये जो रोलेट व्हील वाला आइडिया है, जो हमें सिलेक्शन में मदद करता है, ये काम सॉल्व कर सकता है। तो एक बड़ा ऑपरेशन आपने समझ लिया, भूलिएगा मत क्या कहानी चल रही है। तो एक बड़ा काम आप करना सीख गए कि सर सिलेक्शन कैसे होता है। अब सिलेक्शन तो हो गया, मान लीजिए अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग टूर्नामेंट्स, मेथड्स, रैंक सिस्टम, ये प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करके हमने 2 पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए। अब क्रॉसओवर कैसे होगा, उसके अंदर भी रैंडमनेस है। इधर आ जाते हैं, सो टेकिंग वन और मोर सॉल्यूशंस एंड, अच्छा 1 लिखना क्यों जरूरी है, देयर आर सर्टेन केसेस, कुछ क्लास ऑफ प्रॉब्लम ऐसे होती हैं जहाँ पे वी में हैव अ सिंगल पेरेंट, है ना, तो इसलिए उसको 1 और मोर लिख के चल रहे हैं, तो उनको हम यूज करते हैं, एंड देन वी प्रोड्यूस अ चाइल्ड, रिकम्बाइन प्रपोर्शंस ऑफ गुड सॉल्यूशन टू क्रिएट अ बेटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये है पेरेंट 1 और यहाँ पर हम वैल्यू एनकोडिंग यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर्स है, और ये है पेरेंट 2, है ना। अब आप कहाँ से डिवाइड करते हैं, इट्स रैंडमनेस, इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। मैंने लास्ट के 3 से पहले 5 और 3 के बीच में 10 से डिवाइड किया, एंड देन आई डू अ क्रॉस ओवर। कैसे किया देखिए,
मैंने पहले 5 ऊपर से लिए और दूसरे 3 नीचे से लिए, बराबर मैंने डिवाइड नहीं किया, थोड़ा सा बाइसिंग की टुवर्ड्स पेरेंट वन, बट लेट इट बी, है ना। और ये एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा हो गया, ये एक नया सॉल्यूशन बन गया हमारा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर बेसिक क्या है ये आप समझ गए। हमें कोशिश तो यही करनी है कि पेरेंट्स का बेस्ट फीचर हमें मिले, बट क्रॉसओवर में तो हम रैंडमनेस ही कर सकते हैं, वो तो समय के साथ पता लगता है कि वो कितने बेस्ट है ना। अब ये करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ। वो पहला आइडिया है 1 पॉइंट क्रॉसओवर। नो व्हाट इज 1 पॉइंट? जैसा अभी हमने देखा, एक कोई भी सिंगल पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर टोटल 7 थे, तो 3 और 4 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एंड एक पेरेंट आई थिंक ये बना होगा, एक ऑफस्प्रिंग 1 0 1 एंड 1 0 0 1, लुक एट दिस। और एक ऐसा बना 0 1 0 0 1 0 एंड 1 0 1 1, एंड लाइक ऐसा बना पेरेंट 1 पेरेंट 2, है ना। तो ये कहानी हो सकती है। तो कैसे हमने इसको क्रॉसओवर किया? वी मे हैव 2 पॉइंट क्रॉसओवर्स। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे टोटल 7 ही है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसा किया गया होगा, नोटिस करिए ऐसा ही है क्या। सो 1 0 एंड देन यू हैव 0 1 1, ये नीचे से ले लिया, एंड फिर ऊपर चलेगा यू हैव 1 1, सो दिस इज ऑफस्प्रिंग 1। सिमिलरली यहाँ 1 0 1 1 0 एंड 1 1, एंड फिर नीचे आ गया होगा 0 1। सो ऐसा कर सकते हैं, दिस इज वन आइडिया, है ना। तो 1 पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकता है, जब बोलने की बात है यू मे ऑल्सो हैव इन मल्टी पॉइंट क्रॉसओवर, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। ये क्या है? ईच जीन इज ट्रीटेड सेपरेटली एंड वी डिवाइड for each gene whether to swap it based on the predefined probability or using a binary mask। तो ये आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या है। जैसे यहाँ पे एक पेरेंट है, एक पेरेंट है, 2 पेरेंट मेरे पास है। अब ये एक बाइनरी मास्क है, और देखिए इसका डेफिनेशन बता रहा है क्या, बाइज्ड टू 1। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे 1 लिखा है, नोटिस करिए, वो जीन तो मैं अपने पेरेंट नंबर 1 से लूंगा, फॉर एग्जांपल इफ इट इज बायस टू पेरेंट 1, और जहां 0 लिखा है मैं पेरेंट 2 से लूंगा। अब ध्यान रखिएगा, देखो 1 लिखा है, तो सर वो सॉल्यूशन थोड़ा सा गड़बड़ था, है ना, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लुक एट दिस। तो आइडिया क्या है, पेरेंट 1 पेरेंट 2 एक बाइनरी मास्क हमारे पास है। अब बेस्ड ऑन द मास्क हाउ यू स्टडीड, 2 तरीके हो सकते हैं। अगर हम बात करें बायस टू पेरेंट 1 के, इसका मतलब क्या है कि मास्क में जहां जहां पे 1 लिखा है आप पेरेंट 1 चूज का, पेरेंट 1 का जीन लेंगे, और जहां जहां पे 0 लिखा है पेरेंट 2 का लेंगे। जैसे देखिए, दिस इज पेरेंट 1, दिस इज पेरेंट 2। अब ये है बाइनरी मास्क, जहां जहां 1 है, नोटिस करिए, जहां जहां 1 है मैं वहां से ऊपर वाले पेरेंट का जीन लूंगा, पेरेंट 1 का। जहां जहां 0 है, लुक एट दिस, 3 जगह, वहां से मैं नीचे वाले पेरेंट का जीन लूंगा। तो फाइनल ऑफस्प्रिंग कौन बना, जो बबल्ड है। सो 0 0 0 0, यस, ये 4 0 हो गए, एंड देन यू हैव 0 1 0 एंड 1 लास्ट वाला, ये मिलेगा। इधर देखिए यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ ऐसा कर लो, इफ बायस टू पेरेंट 2, जहां पर मास्क में 1 है वहां पे पेरेंट 2 कंसीडर कर लो, जहां पे 0 है वहां पेरेंट 1 कर लो, उल्टा कर लो। तो सोचो क्या मिलेगा इधर, तो इधर मिलेगा 1 1 1 1 1 0 1 0, यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा। तो काइंड ऑफ ये एक पैटर्न हो सकता है यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। तो इस तरह के अलग अलग आइडिया है। एक ये देखिए, दिस इज कॉल्ड हाफ यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सो कैलकुलेट द हमिंग डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 एंड स्वैप द बिट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग 1 एंड 2 इफ द बिट्स आर डिफरेंट, अदरवाइज दे रिमेन सेम। अच्छा, तो पहले आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर हमिंग डिस्टेंस क्या, कितने बिट चेंज है। जैसे एक सिंगल बिट चेंज हुआ, यहाँ चेंज नहीं है, यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है, यहाँ नहीं है। तो ये भी डिस्टेंस गलत लिखा हुआ, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो देयरफॉर इसके बीच में हमिंग डिस्टेंस कितना है, 5 है। एंड देन बेस्ड ऑन द आइडिया स्वैप द बिट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग 1 एंड 2 इफ द बिट्स आर डिफरेंट, अदरवाइज दे रिमेन सेम। तो जहां पर बिट डिफरेंट है ना, वहां पर स्वैप कर दो। जैसे यहाँ पर देखिए 0 1 1 0 हो गया, जहां पर बिट सेम है वहां सेम रहने दो। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म हम यूज कर सकते हैं। 3 पेरेंट क्रॉसओवर, ये एक आइडिया हो सकता है जहां पर 3 पेरेंट्स हम कंसीडर करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 3 पेरेंट्स आर टेकन, ईच बिट ऑफ पेरेंट 1 इज कंपेयर्ड विद द पेरेंट 2, इफ बोथ द बिट आर सेम इट इज टेकन द ऑफस्प्रिंग, इफ दे आर डिफरेंट देन हम थर्ड ले लेते हैं। माय गॉड, तो पहले दोनों कंपेयर करो, अगर सेम है तो रिजल्ट में आएंगे, डिफरेंट है तो तीसरा आ जाएगा, डी आ गया। बी डी डिफरेंट है, बी और डी डिफरेंट है तो यहाँ पर भी तीसरा ए आना चाहिए।
ई और सी डिफरेंट है तो यहाँ पर भी तीसरा आना चाहिए, कहीं पर अगर सेम है ए सेम है तो यहाँ पर ए आना चाहिए, भी गलत लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट देखिए, ये डिफरेंट है तो डी आना चाहिए, डिफरेंट है बी आना चाहिए, डिफरेंट है ई आना चाहिए, और डिफरेंट है तो ए आना चाहिए। कहीं पे अगर डिफरेंट है तो थर्ड पैरेंट ले लो, सेम है तो जो पैरेंट है उसको रख लेते हैं। सो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं। एक और आइडिया हो सकता है शफल, जहाँ पर इसने कुछ मैकेनिज्म बनाया होगा कि यू कैन नो कि कोई रैंडम शफलिंग हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन एन आइडिया। जैसे यहाँ पर इसने क्या किया है, 1 2 3, अच्छा इसको अलग से शफल कर दिया, एंड 4 5 6 इसका कुछ अलग से शफलिंग की होगी, आई थिंक समथिंग लाइक दिस, और फर्दर शफल भी किया होगा। इस तरह का कुछ आइडिया है। तो ऐसा नहीं है इसमें से कोई स्पेसिफिक आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, लेकिन हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ से क्लियर होती है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज म्यूटेशन। अब देखिए दो चीजें हो चुकी हैं, सिलेक्शन करना आपने सीख लिया और अलग अलग तरह के आपने क्रॉसओवर सीख लिए। एग्जाम में एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी क्रॉसओवर वो ऐसे नहीं पूछ सकते, तो जैसे मैं आपको टाइप बता रहा था, आप चाहो तो अपना भी क्रॉसओवर का मैकेनिज्म बता सकते हो। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ये क्रॉसओवर करना है, तो भाई उससे क्रॉसओवर की डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, वरना बस ये पूछेंगे क्रॉसओवर क्या एक्सप्लेन कर दो और 2-3 अलग अलग तरह के क्रॉसओवर समझा दो। यस, अब म्यूटेशन क्या है कि अगेन लाइफ के दौरान जो भी ऑफस्प्रिंग, जो भी बच्चा पैदा हो, कैसा जीवन जिएगा, उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं ये देखिए। सो encourage genetic diversity among solutions and attempt to provide genetic algorithm with a solution that are slightly different from the previous generation। ये diversity encourage करना और थोड़ा थोड़ा उनको म्यूटेट करना, थोड़ा थोड़ा चेंज करना, ताकि हम नहीं चाहते कि सब एकदम सेम हो, हम चाहते डिफरेंस हो। जब डिफरेंस होगा तो चीजें डिफरेंट तरह से आगे बढ़ेंगी और तब अच्छे जीन्स हमें मिलेंगे, है ना। सो म्यूटेशन alter one or more gene value in a chromosome form इन इट्स इनिशियल स्टेट, एक दो चेंज वहां पर करेगा और तब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ए स्मॉल चेंज इन द डीएमए सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम टू प्रोड्यूस एन इम्प्रूव सॉल्यूशन। एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, स्मॉल चेंज ए ही रहा, बी रहा, एंड देन सी डी डी, यहाँ पर ओके आई थिंक ई और एफ ध्यान से देखिए आपस में स्वैप हो गए। तो पहले ई था बाद में एफ आया था, यहाँ पर पहले एफ आ गया, ये दोनों एफ कर दिया नालायक ने, यहाँ पे इसको ई करना चाहिए, है ना। तो स्वैप कर दिया और एच और ए रिमेन एज इट इज। तो इस तरह के चेंजेस को, स्मॉल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अब म्यूटेशन भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल, भाई इनकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा, इनको दोबारा चेक करना पड़ेगा, बेसिक आइडिया यू अंडरस्टैंड। कुछ हो सकते हैं फ्लिप बिट मेथड, फ्लिप करना फॉर अ बाइनरी एनकोडेड डेसिमल, जहां पर हम बिट्स को फ्लिप कर दे, जैसे 0 को 1, 1 को 0 कर दें, इस तरह के केस। जैसे यहाँ पर कह रहा है फ्लिप द सेकेंड बिट, तो शायद बाकी सेम है, सिर्फ ये जो सेकेंड बिट है इसको 1 से 0, 0 से 1 कर दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। एक हो सकता है दिस इज फ्लिप बिट मेथड, एक हो सकता है बाउंड्री मेथड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपर और लोअर बाउंड रेंज में इसको म्यूटेट करते हैं। ये तो गड़बड़ मैंने देखा था, इसमें बता देता हूँ क्या है, रिप्लेस द फर्स्ट जीन विद दिस अपर बाउंड। अब यहाँ पर क्योंकि 0 से 7 तक की वैल्यू है, तो बाकी सब कुछ एकदम सेम होना चाहिए, दिस इज सेम, दिस इज सेम, ये 2 है, ये भी 2 होना चाहिए, बट पहले को अपर बाउंड पे ले जा दो। तो यहाँ पे अपर बाउंड क्या है, 7 है, तो इंस्टेड ऑफ 1 यू राइट 7। तो इस तरह के कुछ म्यूटेशंस हो सकते हैं। बाउंड्री वैल्यू इंटरचेंज हुआ होगा, सेकंड और 6th बिट को इंटरचेंज कर रहा है। सो दे यू सी, ऐसा हमने देखा था ना, ये सेकंड और थर्ड को उठा के स्वैप कर दिया। रिवर्सिंग मैथड, रिवर्स द बिट नेक्स्ट टू द थर्ड पोजिशन। तो स्टार्टिंग का नेक्स्ट टू थर्ड पोजिशन, थर्ड पोजिशन के नेक्स्ट में जो है उसको रिवर्स कर दो, समथिंग लाइक दिस। आई थिंक यही चेंज हुआ है ना, बेसिकली 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया। इस तरह के चेंजेस हम कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गया। तो म्यूटेशन का भी एक बेसिक आइडिया में क्लियर है। अब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके तो हमें रुकना पड़ेगा ना, है ना, कि अब देखते हैं कि यार ये सॉल्यूशन ठीक ठाक आया कि नहीं आया। तो अगला स्टेप कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया। For any problem, if a genetic algorithm is correctly implemented, the population evolves over successful generation with fitness value increasing towards the global optimum। तो समय के साथ जिस भी क्राइटेरिया पे आप जज कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया आपका इम्प्रूव होना चाहिए, है ना। अगर ये पूरा का पूरा जो बायोलॉजी इसकी सही तरह से चल रहा है, कब करेंगे कन्वर्ज, इसका कोई थ्रेशोल्ड, कोई वैल्यू होना चाहिए क्या। सो द प्रोग्रेशन टुवर्ड्स एन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सेट टू बी कन्वर्ज्ड when 95% of the individual constituting the population have the same fitness value। तो धीरे 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 जब फिटनेस वैल्यू को ऑप्टिमल तक आने लगे, एंड आमतौर पे माना जाता है लाइक 95%, तब हम मानते हैं कि हाँ
ये हमारा जो कन्वर्जेंस है सही से हो गया, एंड देन उस केस में कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं, कुछ टेस्ट हो सकते हैं जब हम समझे कि हमें टर्मिनेट करना है कि नहीं। तो कौन कौन से अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं? कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अलग अलग वैरायटी है कि ये ऑब्जेक्टिव हमारा था, फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, जब भी 10 से कम आ गया हम आंसर मान लेंगे, दिस कुड बी एन आइडिया। फिक्स नंबर ऑफ जनरेशन, कुछ लोग कहते हैं हमें आंसर से मतलब ही नहीं, हम तो 100 जनरेशन जनरेट करेंगे, 100 के बाद जो आएगा उससे सॉल्यूशन मान लेंगे, इतना ही टाइम हमारे पास है, ऐसा कुछ। कुछ केसेस में देयर कुड बी बजट, अब ऑब्वियसली एल्गोरिथम में बजट मे बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई थ्रेशोल्ड हो सकता है कि कोई रैंकिंग सिस्टम है कि इससे ऊपर अगर हम गए तो उसको हम सॉल्यूशन मान लेंगे। कभी कभी अ मैनुअल इंस्पेक्शन इज बेटर, कि कोई ह्यूमन बैठा हुआ वो इंस्पेक्ट कर रहा है, जब वो अपने विजडम से डिसाइड करेगा कि नाउ इट इज डन, तब हम उस पर काम कर सकते हैं। तो और हो सकता है आप इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन भी यूज कर लो। लास्ट पॉइंट्स कुछ जेनेटिक एल्गोरिथम के जो मैंने देखा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस कहाँ अप्लाई करेंगे, तो ऑप्टिमाइजेशन में तो आप 100% कर ही सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन दोबारा याद दिला दूं, जहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन है बट हमारा टारगेट है कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन पता लगाना, तो वहाँ ही अच्छा काम करेगा। न्यूरल नेटवर्क्स में अभी पहले हम देख चुके हैं ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में, वहां पर हम इस मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं, काइंड ऑफ वर्चुअल न्यूरॉन्स ट्रेन कर रहे हैं, देख रहे हैं बेटर आया कि नहीं है, अगेन ट्रेनिंग 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 टू इम्प्रूव, यहाँ यूज किया जा सकता है। इमेज प्रोसेसिंग में बहुत जगह हम यहाँ पर जेनेटिक एल्गोरिथम यूज करते हैं। डीएनए एनालिसिस एक्चुअल बायोलॉजी में, ट्रेवलिंग सेल्समैन तो इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करके बहुत कम टाइम में आइदर ऑप्टिमल और अ सॉल्यूशन विच इज वेरी क्लोज टू ऑप्टिमल हम जनरेट कर सकते हैं। शेड्यूलिंग एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग, एयरक्राफ्ट डिजाइन, इवन वाई ओनली एयरक्राफ्ट, एनी काइंड ऑफ डिजाइनिंग अलग अलग तरीके से देखते हैं और अलग अलग पैरामीटर पे, जैसे मान लीजिए हम देख सकते हैं कि एरोडायनेमिकली कितना सही है, एफिशिएंसी वाइज कितना सही है, रेंडमनेस के साथ, रोबोटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ये तो मतलब देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, यू इसको याद करिएगा, लिख के आइएगा, बट मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ यहीं पे, शायद ही ऐसा कोई एरिया हो जहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम्स किसी ना किसी तरीके से हम यूज ना कर सके, है ना। सो एप्लीकेशन बहुत वाइड है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से काम होता है। सो लुक एट दिस। आइडिया क्या है? आइडिया ये, हमारे पास 5 सिटीज है, मैं ट्रेवलिंग सेल्समैन का एग्जांपल ले रहा हूँ और उसका नाम है 1, 3, 5, 2 एंड 4, है ना। और हमको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है कि कैसे हम पता लगाएंगे यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम। तो लुक एट दिस, स्टेप नंबर 1, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है ना, जो हमें बता रही है किस सिटी से किस सिटी तक जाने का कितना खर्चा है। तो 1 से 2 का 10 है, 1 से 3 का 8 है, लाइक दिस, ऐसा हमने किया। स्टेप नंबर 1, हमने कोई भी रैंडम अरेंजमेंट किया और ये 4 क्रोमोसोम या 4 सॉल्यूशन बताए, लाइक ट्रेवलिंग सेल्समैन में हम 1 से 3 जाएंगे, 3 से 5 जाएंगे, 5 से 2 जाएंगे, 2 से 4 जाएंगे। अब हर क्रोमोसोम की या हर सॉल्यूशन की एक कॉस्ट होगी, जिसे हम यहाँ बोलेंगे फिटनेस लेवल। तो क्या कॉस्ट कैसे निकाल रहा है? तो हमने सबका डिस्टेंस निकाला और पहले क्रोमोसोम के थ्रू अगर हम ट्रेवर्स करें, पहले सॉल्यूशन को माने, तो हमारी कॉस्ट आ रही है 29। अब क्योंकि यहाँ तो हमें ऑप्टिमल कॉस्ट लेनी है, तो बजाय 29 के 1/29 लिख लेते हैं, तो उल्टा हो जाएगा, जो जितना कम वो उतना बेटर, जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, रिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऐसा करके देखिए सारे सॉल्यूशंस का हमने फिटनेस लेवल निकाल लिया, है ना। सो 0.3, 0.2, 0.32 एंड 0.23। अब इसमें आप देखेंगे तो बेस्ट 2 कोई भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो क्रॉसओवर के लिए ये बेस्ट 2 हमने कंसीडर कर लिया। आई थिंक ये रिलेटिवली बेटर है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज, ये दोनों एकदम बराबर आए हैं। तो देयर कुड बी रैंडमनेस की दोनों में से कोई भी एक हमने चूज कर लिया। अब ये 2 सॉल्यूशन हमने चूज किए, कैसे क्रॉसओवर कर रहा है ध्यान दीजिए। तो ये 1 हमने लिया, 3 लिया ऊपर से, 5 लिया ऊपर से, एंड 4 हम नीचे से ले रहे हैं, एंड देन 4, 2 एंड देन 2, 5 मेरे को क्लियर कट इधर नजर आ रहा है, 1 इधर नजर आ रहा है, एंड देन 2 एंड 4। आई थिंक सिंगल बिट स्वैप किया है क्या, समथिंग लाइक दिस। तो जैसे भी इसने स्वैपिंग की होगी, है ना, किसी भी तरह का क्रॉसओवर हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ उसको कोई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ऑर्डर्ड क्रॉसओवर बोल रहा है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे क्रॉसओवर किया। क्रॉसओवर होने के बाद ये 2 ऑफस्प्रिंग हमें मिले। अब क्या ये ऑफस्प्रिंग बेटर है या बेटर है कि नहीं बाद में देखेंगे, इनका म्यूटेशन कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है म्यूटेशन में, 3 और 5 वाले सिटी को हम स्वैप कर लेते हैं। तो पहले 3, 5 था, अभी 5, 3 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले में म्यूटेट किया, और अब ये जो नई पॉपुलेशन हमारे पास आई, है ना,
2 क्रोमोसोम पहले ले लो, 2 नए ऑफस्प्रिंग लगा लो, फिर से इन पे काम करो और ये तब तक करते जाओ जब तक बेटर सोल्यूशन ना मिल जाए। तो आई थिंक एक बेटर आइडिया आपको समझ आएगा इस एग्जाम्पल से कि अच्छा एग्जैक्टली हम कैसे कर रहे होते हैं, है ना। सो देयर इज अ ऑर्डर इन एवरी रैंडमनेस, बस आप ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो आप हिट कर जाओगे, ये वाली कहानी है। एडवांटेजेस की अगर बात करें, एक क्योंकि क्वेश्चन मैंने बड़ा देखा है और लगभग हर जगह पूछा जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो 3 एडवांटेज मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ। कौन कौन से? पहला है ग्लोबल सर्च कैपेबिलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलग अलग जगह पे सर्चिंग में इन सब जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नो नीड ऑफ डेरिवेटिव इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा पैरामीटर हमें चाहिए नहीं, बिकॉज हमें भी नहीं पता हम किस पैरामीटर को कैसे यूज़ कर रहे हैं। काइंड ऑफ रैंडमनेस है ना, अलग अलग तरह से चलता है। अडेप्टिबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी, समय के साथ ही अपने आप को बहुत जल्दी से अडेप्ट करता है बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन चीज़ें, आप कैसा म्यूटेशन कर रहे हैं, कैसे क्रॉसओवर कर रहे हैं, लाइक दिस। एंड वर्सेटैलिटी, तो मैं वही बोल रहा था एग्जांपल में, एप्लीकेशन में, कि शायद ही कोई एरिया है जहां पर हम सोचे कि यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू थिंक इट कैन बी यूज इन एनी पॉसिबल लोकेशन, कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आइडिया है। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कभी कभी अगर आप सही से हैंडल नहीं करेंगे तो कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत लंबी हो सकती है, थाउजेंड्स एंड मिलियन ऑफ इटरेशंस भी हो सकती हैं। अब ह्यूमंस को देख लीजिए, कितने हजार लाख साल से अभी तक आ गए, अभी भी इतने नालायक लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे। कुछ नालायकियां तो हमारे अंदर भी हैं, तो अभी भी सिर्फ अच्छे लोग नहीं बचे, पुराने भी साथ साथ चल रहे हैं, वो वाली कहानी। पैरामीटर सेंसिटिविटी, अगर हम सही से म्यूटेशन को, क्रॉसओवर को, सिलेक्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो डेवास्टेटिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं, खराब सॉल्यूशंस की तरफ भी हम जा सकते हैं। प्री मैच्योर कन्वर्जेंस, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सही तरीके से अगर हम कन्वर्ज ना करें तो कल लोकल ऑप्टिमा के आपके आगे आके हम रुक जाएं, अगर हम शायद थोड़ा और चलाते तो और अच्छे सॉल्यूशन पे हम जा सकते थे, ऐसा कुछ। और इम्प्लीमेंट आप कितनी सरलता से, कितने अच्छे से कर पाए, वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। नहीं कर पाएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। एक छोटा सा आखिरी पॉइंट और यहाँ पर बोल रहा हूँ, नोन एज जेनेटिक प्रोग्रामिंग। अब यही आइडिया यूज करके अगर हम प्रोग्राम्स में लगाएं रैंडमनेस के साथ, तो आइडिया एकदम सेम है। और इसी वर्क फ्लो को जरा इधर देखिए, हमारे पास कुछ इनिशियल प्रोग्राम्स होंगे, हम एक फिटनेस वैल्यू लेंगे, लेट मी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। उस बेस पे जो बेस्ट कुछ प्रोग्राम्स थे उनको हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद 2 प्रोग्राम्स के अप्रोच को काइंड ऑफ इंटरमिक्स करके देखा, क्रॉसओवर किया, कुछ रैंडमनेस भी उसमें इंट्रोड्यूस की, है ना, कोई वेरिएशन इंट्रोड्यूस किया, और फिर से चला के देखा कि अब बेटर है कि नहीं, एंड देन वी कीप रिपीट दैट प्रोसेस। तो ये पूरा आइडिया प्रोग्रामिंग में भी लगा सकते हैं, है ना। और उस आइडिया को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक प्रोग्रामिंग। कभी कभी मैंने इस पे भी क्वेश्चन देखा है। एग्जांपल की बात करें, सो इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कैन बेस्ट फिट अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट। फॉर इंस्टेंस, given data of input-output pair, genetic programming can involve an equation that model the relationship between the inputs and outputs। तो मान लीजिए x और y का कोई खास तरह का रिलेशन है, एक ऐसी परफेक्ट इक्वेशन निकालना जो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करे, इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो इस तरह के केस में जेनेटिक प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक 40-45 मिनट्स कुछ लगे होंगे, बट मैंने कोशिश की है ए से लेके जेड तक सिलेक्शन, म्यूटेशन और क्रॉसओवर पे भी डिटेल बात आपसे करूं, और पूरी अप्रोच अच्छे से बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के साथ आपको बता दूं। सो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक प्रोग्रामिंग। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी सेमेस्टर में, किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछने वाला है। थैंक यू। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।